कि मैं नेटवर्क कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उसका अनुभव लिया है। ये ऐसा प्लेटफार्म है बेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, एम अपना टारगेट बिल्कुल फोकस करना है और दुनिया की जो चीज़ वो दिल में सोचे, जो चाहे कि मैं मकान बढ़िया सा, आप देख रहे हो ये मेरी कठिन परिश्रम का नतीजा है जो आप मेरे घर पर आए हैं। ये मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं था, ये मैंने अपनी कठोर मेहनत से यही बनाया है। और ऐसे ही कोई नमस्कार, मैं रामबीर साग के मोटिवेशनल स्पीकर आज फिर से बेहतरीन इंस्पायरिंग वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। और आज ज़िला बरेली, तहसील आंवला, ग्राम रहटोइया में पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात होगी किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी से, और सर का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। मैं मुलाकात करता हूँ। स्वागत है सर आपका। सर अपना परिचय देंगे आप पूरा? जी, ऐसा है महोदय, मेरा नाम प्रताप सिंह मौर्य, मैं ग्राम रहटोइया से निवासी हूँ और भारतीय किसान यूनियन जिला बरेली का मैं अध्यक्ष पद पर इस समय कार्य कर रहा हूँ। और क्वालिफ़िकेशन की बात है तो मैं ग्रेजुएट हूँ। किस सन में सर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है? मैंने 85 में ग्रेजुएशन कर रखा है। और रही बात मेरे आप परिचय की कहोगे तो मैंने बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था और जो कुछ भी मैंने किया जीवन में वो अपनी अथक प्रयास और मेहनत के साथ किया। आज मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ तो अपने गुणों के कारण मुझे इस देश की जनता की जो थी उसका प्यार मिला और उन्होंने ही मुझे इस पद पर जो है विराजमान किया। तो ये मेरा जो है एक तरीके से संक्षिप्त परिचय है, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर हूँ। सर मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आप भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हैं, तो आप किसानों के लिए किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं उस पर आप बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये आपका उत्तम प्रश्न है। मैं भारतीय किसान यूनियन के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जिस समय हमारा जो आंदोलन चल रहा था, कृषि कानून बने थे, तो उस समय जो है 13 महीने तक तमाम संगठन, जिसको एसकेएम भी कहा गया था, सब ने मिल करके, क्योंकि यहाँ की जो हमारे कुछ राजनीतिक लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। जब लॉकडाउन जहाँ चल रहा था तो लॉकडाउन में इन्होंने बिना किसी उसके जो एक वैधानिक प्रक्रिया होती है कानून बना के खड़े कर दिए, जिसमें किसानों के लिए एक तरीके से ऐसी एक समस्या खड़ी होने वाली थी कि वो जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलाम होता था उस तरीके से वो गुलामी की तरफ जा रहा था। तो हम लोगों को जब पता चला तो हम लोगों ने जो है वहाँ पर डेरे डाल दिए, दिल्ली को घेर लिया, वहाँ हमें जाने नहीं दिया गया, रोड में कीलें गड़वाई गई और बहुत सारे, आपने देखा भी होगा अगर कभी वीडियो देखी होंगी तो। बिल्कुल मैंने देखा है, उस समय किसानों ने बहुत संघर्ष किया। आप लोग जो थे, आप नेतृत्व कर रहे थे आप किसानों का। तो अभी आप यहाँ रहटोइया गांव में, ग्राम में रह के आप अपने क्षेत्र में जिला बरेली में किस प्रकार की किसानों को सेवाएं दिलवा पा रहे हैं, उस पर थोड़ा विचार डालेंगे? जी, उसमें ऐसा है कि जो भी किसान के साथ कोई भी अन्याय होता है उसके लिए मेरे दरवाजे 24 आवर खुले हुए हैं। कोई भी आता है, अगर उसका जैसे कोई सरकारी स्तर पर कोई अधिकारी कर्मचारी उसको परेशान कर रहा है, उसका कार्य नहीं कर रहा है, तो मैं वहाँ पहुँच करके उस अधिकारी से मिलता हूँ, उसकी समस्या को सामने रखता हूँ और फिर जब उन्हें पता चल जाता है कि अब किसान यूनियन इनके बीच में आ गई है तो उस कार्य को वो अंजाम देते हैं और उस पर जो है यथाशीघ्र कार्य भी करते हैं। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारी किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं एक आपको जानकारी दे दूँ कि हमने जो है बीजेपी को समर्थन दे करके सरकार को खड़ा किया था और इन्होंने हमसे वायदे किए थे कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं माननीय श्री हमारे जो इस समय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं तो उनकी वीडियो भी मेरे पास है जो उन्होंने हमारे लिए मतलब उस समय वायदे किए थे। मगर आज पता नहीं क्या बात है कि अब ये लोग जो है हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो या ये हो, केवल हमको लॉलीपॉप दे रही है और जिन वायदों को किया उनके वो जो है परिपूर्ण नहीं कर रही है। मतलब तो वादे, अपने वादों पर खड़े नहीं उतर रही सरकार, जो किसानों को जो वादे किए गए हैं उस तरीके की सुविधाएं नहीं दे पा रही है। तो इसमें क्या है कि हमने जो है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने ऐलान कर दिया है एबीपी न्यूज़ चैनल पर कि अब हमने जो है 11 फरवरी से एक बहुत बड़ा आंदोलन, हमारा जो प्रदेश कार्यालय है वो फिरोजाबाद ज़िले में इमलिया उमरगढ़ में है, जिसे हमारे जो कभी जो हमारे एक महात्मा हुआ करते थे महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने वो हमें बना के दिया था और वहाँ से हमारा जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है। उसमें हमारी विशेष मांग है कि हमारे किसानों के लिए किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। भी महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, बाल कल्याण आयोग है और ये आपका जो अल्पसंख्यक आयोग है। लेकिन 75 सालों से किसान के लिए चला जा रहा है और आज तक किसी भी व्यक्ति, मतलब सरकार ने
ये नहीं सोचा कि हम एक आयोग बना करके हम जो है किसानों का उद्धार कर दे। भाई दुनिया की कोई छोटी कंपनी ले लीजिए, अभी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ले लीजिए, अगर वो 2 रुपये और 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट बनाती है तो उस पर कीमत खुद रखती है। कीमत वो खुद रखते हैं, लेकिन हम जो आपके किसान हैं, हम भी एक किसान के बेटे हैं, लेकिन जो है आज के दौर में हम लोग जो पैदा तो कर रहे हैं, फसल को उगा तो रहे हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं तय कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत के लिए और कोई तय कर रहा है ऊपर बैठ। बड़ी कमजोरी यही है। इसके लिए हम लगभग पिछले सन 2011 से इस बात का संघर्ष कर रहे हैं और इस बार एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे परम पूजनीय आदरणीय रमेश बाबा जी ने हमारी पार्टी का जो है चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन करा दिया है और हमारी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है कलम। अब हमें किसी का भरोसा नहीं रह गया है और आगे आने वाली भविष्य में जो हम सरकार बनाएंगे वो खुद की बनाएंगे, तब जाकर के हमें लगता है कि हम किसानों का भला कर पाएंगे। वरना जो है अभी हम लोग जो है हमारे, आप देखते होंगे कितने किसान जो हैं फांसी लगा के मर गए, सैकड़ों कर्ज में डूबे हुए हैं। तो हमारी इस समय यही मांग है, एक तो हमारा कर्ज मुक्त जो है किसान होना चाहिए, किसान आयोग का गठन हो जाना चाहिए, और हमारे देश का अगर किसान किसी दुर्घटना बस मरता है तो उसके परिवार के लिए जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि उसको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और हमारे संविधान में ये लिखा गया कि चौथा स्तंभ, आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, अगर इनके साथ कोई हादसा होता है तो इनके लिए 2 करोड़ रुपया देना चाहिए। और हमारे हमारी जैसे सरकार की जो सामाजिक व्यवस्था है अंतर्निहित, इसमें जो हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, इनको अगर कोई मामला होता है तो इनके परिवार को भी अगर कोई शहीद होता है तो उसको भी कम से कम जो है 3 करोड़ रुपया उसके लिए देना चाहिए। और सबसे बड़ा जिसका बलिदान है वो हमारे ही बेटे हैं, जो देश की सुरक्षा, थल सेना, जल सेना, वायु सेना आदि पर में जो काम कर रहे हैं, अगर वो शहीद होते हैं वहाँ तो उनके लिए ये तोपों की सलामी देकर और गोला बारूद फूंक करके इससे कोई भला होने वाला नहीं है। उनके लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया जाए। ये हमारी सारी मांगें हैं, इन मांगों को हमने रखा हुआ है। अगर सरकार हमारी ये मांगें इस वर्ष नहीं मानती है तो सन 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम सब लोग प्रत्येक जिले में अपने अपने सांसद विधायक उतारेंगे और अपनी ही सरकार बनाएंगे और किसानों का कल्याण करेंगे। बहुत अच्छा सर, आपके बहुत अच्छे विचार लगे, जो किसानों के प्रति और आर्मी के प्रति, सभी देश की जनता के प्रति आपके बहुत अच्छे विचार हैं। और मैं एक सवाल आपसे नोट डाउन कर रखा है मैंने, वो भी करूँगा आपसे सर। आपने जो है किसानों के बारे में तो बहुत अच्छा सोचा है और जनता के बारे में सोचा है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वो किस तरफ जाए और किस तरफ जो रोज़गार को तलाश करे? जैसे आज देख पा रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरीक़े से बेरोजगारी बढ़ रही है। आज उस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो किस प्रकार उन युवाओं के लिए आप संदेश देना चाहते हैं? जी, ये जो आपने रामवीर जी आपने प्रश्न मुझसे किया है, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना गंभीर है, इस विषय पर मैं ज़रूर प्रकाश डालूंगा। और ये ज्वलंत जो है आपने प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे देश का जो कर्णधार है वो आज हमारी युवा पीढ़ी है, क्योंकि देश का भविष्य इसी के कंधों पर टिका हुआ है। और हमारा देश का युवा अगर जागरूक हो गया और उसके विषय में जो है उसने अपने आप को पहचान लिया तो इस देश को जो है आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये हमारे जो नेता लोग हैं, ये खाम के ढकोसले के हम विश्वगुरु बने जाएंगे, ये कुछ नहीं, ये सब ढकोसले हैं। ये हमारा विश्वगुरु उसी दिन बनेगा जिस दिन मेरा युवा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, समझे। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे देश के उन माता पिताओं से मैं अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि वो अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नून रोटी खा करके अपने बच्चों को सबसे पहले एजुकेट कराएं। बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना इसका अध्ययन करेगा वो उतनी जोर से दहाड़ेगा। आज जो भी युवक हमारा जो भी आगे बढ़ रहा है, अगर वो शिक्षा, क्योंकि हमारे लिए जो है शिक्षा का हम लोग वंचित रहे थे, इसीलिए जो है हमारा देश बहुत गरीबी में रहा था। और अभी भी शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो हमारी सरकारें नहीं कर रही हैं, उस पर हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो शिक्षित हो जाता है तो मेरा उन युवाओं से एक विनम्र अनुरोध है कि वो केवल नौकरी के पीछे ना भागें, क्योंकि देखिए बेटा, सीमित होते हैं सभी क्षेत्र। अब जैसे डीएम है, ऐसा तो नहीं है एक तहसील पर 5 डीएम बैठेंगे या एक जिले पे 10 डीएम बैठेंगे, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं लिखा है। सर, आपने एक अच्छा किया था कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी जी। तो इस प्रकार का मैं भी कहना चाहता हूँ इस बीच में 2 शब्द अपने, जैसे कि शिक्षा का मतलब जब तक नौकरी करना रहेगा देश का, जी, शिक्षा का मतलब हम शिक्षा उस नौकरी के लिए करें। शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा का मतलब जब तक रहेगा नौकरी करना, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता हमारा। इस पे क्या कहना चाहिए? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है आपका स्किल निखारने के लिए होती है, केवल नौकरी के लिए नहीं होती है।
आपका स्किल निखरेगा, आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका, उसका लहजा। और दूसरा, आप जैसे कोई भी काम, हम कहते हैं खेती की बात को ले लो, जैसे मैं किसान हूँ तो किसान में मतलब मुझे खेती पे ज़्यादा वो हो जाता है कि खेती भी अगर वो करेगा वैज्ञानिक ढंग से, तो मैं बताऊँगा बेटा ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। ऐसे ऐसे युवा हैं कि उन्होंने 50-50 हज़ार से ज़्यादा की अपनी बैंकिंग की नौकरी और IT सेक्टर की नौकरियां छोड़ करके, और आज वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए पर मंथ की खेती के द्वारा भी वो अपनी आय अर्जन कर रहे हैं। तकनीकी तरीके से की जाए तो खेती से भी हाँ, हम मतलब जो है अपना वो कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने शिक्षा पे दिया कि किसान के बेटे को जो है ये चीज़, हमारे जो किसान का बेटा क्या, आम समाज के आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसका प्रत्येक व्यक्ति का बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकता है। और सरकार से भी पुनः फिर अनुरोध करूँगा कि शिक्षा का स्तर भी उसी लेवल का हो, कि कहने से नहीं कि आप स्किल में हो जाओ, पकौड़ा तलने से नहीं देश का नाम वो होगा, ठीक है। मंदिर मस्जिद बनाने से कभी देश का भला नहीं होगा, क्योंकि मंदिर बनाने से या मस्जिद बनाने से या धार्मिक स्थल बनाने से कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर शिक्षा मेरी मजबूत होगी तो वो ज़रूर एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश के लिए वो ऐसी ऐसी योजनाएं लाएगा, और ऐसे बच्चे भी पैदा होंगे जैसे मेरे मिसाइल क्या कहते हैं उसको, मिसाइल मानव डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए, ठीक है ना। तो और इससे जो है ये जो जातिगत एक मतलब जो बना हुआ है लोगों के विचार, उसमें भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि ऐसा ना ऊंच नीच, ये छोटी जाति ऊंची नाती बड़ी जाति की जो राजनीति इस देश में चल रही है, ये हमारे लिए पीछे ले जाने के लिए बहुत ही बड़ा एक अभिशाप है, कलंक मैं कहूँगा इसे। इससे ऊपर उठना पड़ेगा देश में जो है, क्योंकि जब प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया है तो कौन होते हैं देश के लोग जो इसमें इस तरीके से बांटते हैं। क्योंकि हमारे आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता है। आपने गवर्नमेंट की प्रति बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने, मेरी नज़र में एक मैंने देखा है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस से डायरेक्ट सेलिंग की प्रति भी तो आए हैं, उससे भी तो रोजगार मिल रहा है युवाओं के लिए। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये मैंने देखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने इसका लिए वो स्किल इंडिया और ये जो सब योजनाएं हैं वो इसी उद्देश्य को लेकर हुई हैं। और अब वो जो है एक मंत्री जी जो थे, क्या नाम है उनका, रामविलास पासवान जी, तो उनका जो है अब देहांत हो चुका है, बट उन्होंने और इन्होंने मिलकर के गाइडलाइन जारी की है। और शायद उन्होंने कुछ जगह शिक्षाओं का जो है इसका शुरुआत भी कर दी है। क्योंकि हाँ, ये ऐसा है, ये भी इतना गंभीर विषय है। अगर इसमें सरकार को, मैंने बताया ना, इसको अगर ग्राउंड लेवल तक लेकर आएंगे तभी देश के युवा के साथ न्याय हो पाएगा। और बड़े बड़े शहरों में तो देखो ऐसा है, बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, अमेरिका, USA कहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने गरीब किसान की, अपने एक आम आदमी की, जिसके बेटे के लिए वो सुविधाएं नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी सरकार से ये फिर पुनः मांग रहेगी कि इस स्किल योजना को और इस LML की शिक्षा को ये कतई बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पर लेके आए, गांव तक लेकर आए, समझे। तब जाकर के ये भारत में ये शिक्षा का वो असर पड़ेगा और तब जाके मेरा युवा मजबूत होगा, होती है। लेकिन एक LML विषय ऐसा आपने जो एक ज्वलंत प्रश्न किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को, जी, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसमें जो है एक गरीब आदमी भी इसको कर सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अभी तक वार्ता की थी उसमें ये थोड़ा पूंजीगत मामला था। मान लिया वो लोग बड़े लोग हैं, काश्तकार हैं, उन पर किसी पे 200 बीघे ज़मीन है, किसी पे 250 बीघे है, किसी पे 100 बीघे है, तो उनके लिए एक अलग सेक्टर हुआ वो। लेकिन एक ऐसा भी मेरे किसान हैं जो खेतिहर मजदूर भी है, जो जैसे उन अमीरों की मतलब या बड़े जमींदारों की खेती लेकर के खेती करते हैं, तो उनको कहते हैं हम खेतिहर मजदूर, क्योंकि अपनी निजी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को, बच्चों को पालने के लिए या उनको पढ़ाई को विकसित करने के लिए उन पर संसाधन कम होते हैं। तो उसके लिए हमारा देश का जो शासन प्रशासन बना हुआ है या हमारे देश की सरकारें हम लोग बनाते हैं, उनको इस बात पे गंभीरता से सोचना चाहिए, ठीक है ना। मैं पुनः उस बात पे फिर जा रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद से कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं होगा। हम आस्था को बुरा नहीं कह रहे, आस्था ठीक है, आस्था आप रखिए, इसको उसमें मत ले जाइए, ये हमारे विकास के लिए बाधा बनने वाली। विश्वास आप रखिए, मंदिर मस्जिद में विश्वास रखिए, लेकिन उसका विश्वास के लिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का मेरा काम है, मगर इसको उसमें अंधभक्ति में ले जाना, ठीक है, लोगों को भटकाना, इसके मैं सख्त विरोध में हूँ। हाँ, एजुकेशन पर ध्यान दे करके जो है ये करें। LML पर जो आपने जो प्रकाश डालने की बात की, वो मेरे यही है कि नेटवर्क की बहुत सारी कंपनियां हैं और आजकल वो प्रोडक्ट बेस पर हैं, जिसमें कृषि प्रोडक्ट भी आते हैं और हमारे हेल्थ सेक्टर से भी प्रोडक्ट आते हैं। देखो, देश के इतने इतने बड़े अभिनेता आपने देखे होंगे, महानायक अमिताभ बच्चन जी, ठीक है, वो भी कुछ बेचते हैं।
अरे और तो कुछ ना, तेल साबुन क्रीम पाउडर वो भी तो प्रचार करते हैं ना। 1 रुपए का पाउच आता है नवरत्न तेल का। आप देख रहे हो जो करोड़ों का जो आदमी कमाने वाला लोगों के चंपी करके दिखाते हैं। घड़ी जैसी एक टिकिया साधारण होती है उसकी मतलब ऐड करके दिखाते हैं। एक स्कूटी भी कुछ बेचते हैं, जब बेचते हैं तभी उन्हें कुछ मिलता है। अब चूंकि उन्होंने अपने आप को पहले इतना स्किल उन्होंने अपना जागृत कर लिया, आज जनता उनकी एक बात को ये समझती है कि उनका ब्रह्म वाक्य है। ठीक है, हमारे सलमान खान साहब को ले लो, ठीक है, वो एक बहामास की एक चप्पल बेचते हैं। कोको कोला पेप्सी को भी प्रचार, कोला पेप्सी को बेचते हैं। और हमारे अच्छे जी को ले लीजिए, बीजेपी के बहुत बड़े एक तरीके से भक्त हैं, हमने उनको ऐसा किया है अंदाज। तो वो भी आपने देखा रिवाइटल जैसा कैप्सूल, बंदरों जैसी गुलाटी मार करके जो कैप्सूल बेचते हैं, तो इससे कमा रहे नहीं कमा रहे हैं। तो मेरे देश का युवा भी अगर कुछ बेचेगा कमाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अपने साथ में जो वो वर्क कर रहा है उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी सरल प्रक्रिया है कि वो नेटवर्क अगर करेगा तो उसके साथ साथ भी वो जो है इस बात को अपना स्किल बना लेगा। पार्ट टाइम तरीके से जो भी खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको पार्ट टाइम तरीके से नेटवर्किंग को ले सकता है जी। तो इस पे आप आगे क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मैं इस समय 60+ मर हूँ, तो मैंने भी इसको जब समझा तो मैं भी इस नेटवर्क के LML में हूँ। क्या बात है सर, आप इस उम्र में भी वो जज्बा है आपके अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का दम रखते हैं। मैं तो देखता हूँ कुछ आज के दौर में युवा पीढ़ी है, वो सोचते हैं कि मैं आज खेती कर रहा हूँ तो मैं उसमें ही खुश हूँ, लेकिन उनके सपने ही नहीं, कुछ जी सपने नहीं पालना चाहते हैं। आप इस उम्र में आने के बाद भी 60+ हैं, तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को आपने ज्वाइन किया और नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा टीम को बिल्ड करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो और बताइए आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है कि इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण भी दूंगा। छोटी सी कहानी है, मैं उसके माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा था, उसके अंदर क्या था कि एक बीमारी कोई पनप रही थी और उसे मीठा खाने से, गुड़ खाने से उससे बीमारी बढ़ रही थी। तो तत्कालीन समय में महात्मा गांधी, जिन्होंने उनको राष्ट्रपिता का नाम भी मिला है और हमारे देश के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से मतलब बहुत संघर्ष किया, तो उसमें क्या हुआ कि एक बार जब उसको एक बुढ़िया को कहा कि भाई देखो इस समय महात्मा गांधी जी जो हैं वो बहुत बड़े जो हैं स्किल में जो है उनकी बात को लोग मानते हैं, तो ऐसा करो माता जी आप उनके पास चले जाओ तो आपका बच्चा जो है उनकी बात मानेगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, बुढ़िया जो माता है भाई देखो माँ का दिल होता है, वो अपने बच्चे को लेकर के कई किलोमीटर पैदल चल कर साबरमती आश्रम पर जब वो पहुँचती हैं तो उनसे कहती हैं, भाई वो देखते हैं, कहते माँ कैसे आई, क्या बात है? बोले महात्मा जी मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये बच्चा जो है मेरा बीमार रहता है और वैद्य जी ने कहा है कि ये गुड़ ना खाए तो जो है ये ठीक हो पाएगा, वरना और ये गुड़ खाना नहीं मानता। तो मुझे लोगों ने बताया आप इसे समझा दोगे तो ये गुड़ नहीं खाएगा। ठीक है, तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा करना माता जी आप परसों आना। बुढ़िया सीधे जी की थी, वो चली गई, परसों बेचारी फिर गई। ठीक है ना, परसों जा कर के उन्होंने क्या करा कि फिर महात्मा जी से कहा ठीक है मैं आ गई साहब। बोले अच्छा। तो उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे के सर पे हाथ फैला के मतलब फिरा के बोला कि बेटा गुड़ खाना गंदी बात है। बुढ़िया एकदम जो है तकमका गई, क्योंकि एक तो कमजोर थी, कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मतलब ये बात सोचा ये बात कहनी थी तो कल ही क्यों नहीं कह दिया? कल ही क्यों नहीं कह दी, समझे? ये सोच करके उन्होंने महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि माता जी इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। मैंने क्या करा था कि मैं उस समय खुद गुड़ खाए बैठा हुआ था, तो मैं जिस पाप को मैं कर रहा था तो सामने वाले को निर्देश देने का मुझे कोई हक नहीं बनता। तो इसलिए मैंने आपको एक दिन का गैप दिया था। अब मैंने कल से गुड़ नहीं खाया तो मैं आज आपके लिए इस बच्चे को समझा रहा हूँ। तो मैं भी जब आप जिस चीज़ को लेके आए हो कि युवाओं के लिए क्या बोलना है, पता चला मैं उस काम को करने नहीं हूँ और मैं केवल निर्देश दे रहा हूँ, तो बेटा ये असंगत होगा और मैं समझता हूँ कि ये न्यायपूर्ण नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि मैं खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग जी मैं नेटवर्क कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उसका अनुभव लिया है। ये ऐसा प्लेटफार्म है बेटा, सिर्फ आपको क्या करना है, एम अपना टारगेट बिल्कुल फोकस करना है और दुनिया की जो चीज़ वो दिल में सोचे, जो चाहे कि मैं मकान बढ़िया सा, आप देख रहे हो ये मेरी कठिन परिश्रम का नतीजा है जो आप मेरे घर पर आए हैं। ये मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं था, ये मैंने अपनी कठोर मेहनत से यही बनाया है। और ऐसे ही कोई भी युवा अगर उस फोकस कर लेता है और इस पर फोकस करके काम करता है, देखो समस्याएं किसी का भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, ठीक है ना, वो हर आदमी ने संघर्ष किया है, तभी सोना तप कर ही कुंदन बनता है। ठीक है, ये भी लोग सोना तपेगा उतनी उसकी कीमत बढ़ती है, मैंने ये तो सुना है और देखा भी है। और जो है आप और अब उसमें क्या होता है कि आजकल नेटवर्क के मामले में जब युवा जाता है तो वो क्या सोचता है, वो जो उसका सीनियर है या जो उसका गुरु है वो उसकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। उसने जो करोड़ों की बात करी होती है ना,
वो केवल उसे फोकस करता है और वो सोचता है। ऊपर से उतरती है करोड़ों की तो पहली बात, तो उसके सपने ही नहीं होते हैं। अगर वो मिडिल क्लास का व्यक्ति है तो उसने कभी लाखों के बारे में नहीं सोचा कि मुझे रोजी रोटी जो भी आ रही जिस तरीके आ रहा है, उसके सामने करोड़ों की अगर बात करता है जाके व्यक्ति, तो फिर हवा में लगता है उसको। उसे हवा में लगता है। लेकिन वो जो उसने प्लान किया, क्योंकि कोई भी गुरु होता है वो शुरू से जीरो से बताता है कि आपको यहाँ से चलना है। अगर वो एक एक चीज़ माइंड में लेकर चले और शुरुआत में जो है वो उसके कंधा पकड़कर ही चले, जब तक उसकी फुल नॉलेज ना हो जाए, चाहे उसमें 2 महीने लगें 6 महीने लगें, कोई परेशानी, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लीडर की जो है पद चिन्हों पर चलता रहे, तो मैं ये दावा करता हूँ कि उसकी हर इच्छा और हर सपना वो पूरा कर सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी आमदनी थोड़ी कम होगी, जब वो धीरे धीरे कार्य को करेगा तो वो हज़ारों से फिर वो जा कर के जो कई हज़ार में बदलेगी और कई हज़ार से जो है लाखों में बदलेगी। मेरे ही जो सीनियर साहब हैं वो आज की डेट में किया जैसी गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 11-12 लाख रुपए है मौजूदा समय में, वो उसको चला रहे हैं, अंगूठा छाप हैं। ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। आप तो बीएससी उस समय क्या बताया था आपने? जी 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 जी, तो वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेटवर्क मार्केट देखें, सबसे बड़ी बात तो इस समय इतना सुनहरा चांस है कि जो किसी को भी आप इसमें अनपढ़ हो, अपंग हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति इसमें जो है अभी अपना काम कर सकता है। लेकिन जो योजना सरकार ने लागू की है, हो सकता है सन 2025 में सरकार बने तो उसको 100% कर दे। तो उस समय उन लोगों को, आपने सुना होगा कि जिस समय कभी, मैंने सुना है, मैंने देखा है, आपने तो देखा भी होगा उसको, गवर्नमेंट नौकरियां जो थी और उस तरीके की। आज़ादी के बाद में क्या हुआ था कि हमारे जब सन 1961 में हमारे यहाँ चाइना ने जब लड़ाई कर दी थी, तो सेना के न होने से हमको बहुत ही उसमें हानि उठानी पड़ी थी, मुँह की खानी पड़ी थी। तो सरकार ने ये सोचा कि हमें किसी भी तरह हम अपनी सेना को बढ़ाएंगे। तो हमारी रेलवे स्टेशन बरेली पर एक लठिया में एक चिड़िया लगी रहती थी, उससे पकड़ के अच्छा हेल्दी लोग देखे और पकड़ के नापा और ज़बरदस्ती ले जाते थे। तो गांव में बड़े रोबा पिटाई पड़ते कि अरे हमारा लौड़ा लाम पे चलो, वो लाम पे, आर्मी नहीं जानते थे, लाम बोलते थे। तो उस समय आप देख रहे हो, फिर वो जो आज वही नौकरी के लिए लोग अपनी ज़मीन और जायदाद बेचने के लिए तैयार हैं, फिर भी नहीं मिल पा रही, वो नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा ही इसमें भी होने वाला है। अगर नेटवर्किंग मार्केट अगर कोई बंदा इस समय नहीं करेगा तो आगे वो भी पछताएगा, फिर वो गरीबी की श्रेणी ज़िंदगी भर कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जिएगा। अगर उसे एक अच्छा जीवन जीना चाहता है वो, तो सैकड़ों युवा मेरी नज़र में हैं, मेरे आसपास के लोग हैं जो आज जो है किसी ज़माने में साइकिल को उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई होती थी, आज वो 4 व्हीलरों में जिनकी कीमत 8 लाख 10 लाख है उसमें बढ़िया से जीवन गुजार रहे हैं। तो मैं अपने युवाओं के लिए, ये उनके लिए एक तरीके से मैं ये बात पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ या अपनी किसी बिजनेस के साथ साथ जहाँ कहीं भी उन्हें कोई भी गुरु मिल जाए जो LML कर रहा हो, नेटवर्क कर रहा हो, उसको अपने आप से जा कर के संपर्क करें और बहुत बारीकी से उसको ध्यान से देखें और समझें। समझने के बाद उसमें जुड़ जाएं। ज़्यादा नहीं, अगर उसने 3 साल अपने जीवन के उसमें अपनी तपस्या दे दी, इसे तपस्या क्या होती है, ये जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि ऋषि ने तपस्या, यही तपस्या होती है। किसी दृढ़ संकल्प जो होता है उसी का नाम तपस्या है। तो अगर उसने 3 वर्ष तक तपस्या कर ली तो मैं ये स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि उसके सारे सपनों को, समझे, कोई ताकत नहीं जो रोक दे, और उसकी जो पीढ़ी होगी आने वाली वो भी अच्छी एजुकेशन करेगी और हमेशा अमीरी की श्रेणी में जिएगा। भाई बात क्या है, आप देख रहे हैं हमारे भारत वर्ष का मात्र 2% आदमी है जिसके पास पैसा है। 98% जनता जो है वो उन 2% के लिए काम कर रही है। लेकिन मैं यहीं पे कहना चाहूँगा, उनके पास एक ऐसा नेटवर्क है, 2% जनता है, उनने मोटा पैसा लगा के, हज़ारों करोड़ रुपया लगा के इन्वेस्ट करके उनने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है। हम जियो को देखें, एयरटेल को देखें, बड़े बड़े नेटवर्क देखें, उन्हें एक नेटवर्क बना रखा है ना उस तरीके का। लेकिन हम सोचते हैं हम उस तरीके का नेटवर्क नहीं बना सकते हैं, आम जनता इस तरीके का नेटवर्क नहीं बना सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक किसी कंपनी का लेकर किस तरीके से बना, देखिए ऐसा है, मैं यही आपको समझा रहा था कि मतलब जो है नेटवर्क की पावर जो होती है, ये एजुकेशन के बाद में क्या कह रहे हो कि मतलब वो उसको यही तो दिमाग खोलना है, ये दिमाग में जो ढक्कन उसके बंद है इसको खोलना है उसे, कि एक आम आदमी, अब आपने जैसे जियो की बात करी तो मैं अब आपको जियो का संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दूं। बहुत से लोग तो केवल मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को जानते हैं, लेकिन इनके बेटे इनके पापा हुआ करते थे धीरू अंबानी एक पेट्रोल पंप पर साधारण से जो है एक नौकर थे जो गाड़ियों में तेल डालते थे। लेकिन थिंकिंग देखिए उस आदमी की, थिंकिंग ये थी, उसने ये कहा था कि एक तो ये पेट्रोल पंप खरीदूंगा, दूसरा भारत के कोने कोने में पेट्रोल पंप लगाऊंगा। ठीक, ये बात उसके कल्पना में थी। देखो बेटा, तपस्या और शक्ति, इस चीज़ का मैं बता दूं इसी बीच में, ये हमारे यहाँ होती हैं, जनरेट होती हैं यहाँ से। अगर यानी आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो वो कोई ताकत नहीं है जो आप उस सिद्धि जिसे कहते हैं, वो यही सिद्धि है। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया। और आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा था बरेली जैसे शहर में ऐसे इस तरीके से इस स्टाइल में उनके बहुत बहुत बड़े होर्डिंग लगे होते थे कि सोचते रह जाओगे, और उसने वो करके दिखाया था। वो ज़्यादा दिन ज़िंदगी नहीं जी पाए लेकिन वो अमर हो गए।
तो वो उस पेट्रोल पंप पे ये सोचते थे कि मुझे ये बनना है। पता कैसे बने? वो पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी और उन्होंने क्या देखा, उनके सामने एक बच्चों के खिलौने बेचने वाला खड़ा होता था। अचानक उनका दिमाग गया कि यार ये खिलौने बेचता है यहाँ। अब छोटा सा कोई भी आप देखो दुकानदार डरता है, उसको बुलाया एक दिन, थोड़ा उस समय भीड़ भाड़ नहीं होती थी जिस समय वो तेल भरा करते, आज के जैसे गाड़ियाँ नहीं थी, बहुत अमीरों पे हुआ करती थी। उसे बुलाया, वो डर गया, उन्होंने कहा ऐसा ना मना ना कर दे मुझसे। बोले भाई बात सुनिए, यहाँ डरता डरता पहुँचा। बोले जी साहब बताएं। बोले भाई तुझे बताइए खिलौने कहाँ से लाता है? बोले साहब फला जगह से लाता हूँ। कितने में लाता है? कि इतने में लाता हूँ। बोले अच्छा, तो तेरे साथ और लोग भी होंगे। अब आप देखें, ये सोच की तो बात है, आप सोच बदलिए ना, सितारे बदल जाएंगे और नजरिया बदला तो नज़ारे बदल जाएंगे। उसने देख रहे हैं, उसका बिजनेस माइंड था तो उसने की तरफ जाने लगे जी, तो उसने कहा साहब मुझे मिलता है ये 50 पैसे का, 1 रुपये में बेच देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं, उसने उसे बताया 70 पैसे का, 70 का बताया और बोले मैं 1 रुपये में बेच रहा हूँ, 30 पैसे मुझे बच जाते हैं। बोले अच्छा। बोले अगर ये तुझे 30 पैसे का मिल जाए फिर? बिल्कुल उल्टा चला, ये देखें सोच की उसकी दिमाग। बोले अगर ये खिलौना तो, अरे बोले साहब इससे फिर बढ़िया क्या बात है, मुझे 70 पैसे बचेंगे। बोले जा घोषणा कर दे जितने भी तेरे लोग हैं, समझे, 8 दिन बाद तुझे ये सारे खिलौने 30 पैसे में मिलेंगे जो तुझे 70 के मिलते हैं, ठीक है? बोले वो मैं दूंगा। वो भी बहुत खुश हुआ, उसने जितने भी साथी थे, कोई किसी चौक पे, कोई किसी चौक पे खड़ा होता था। अब अंबानी साहब क्या करते हैं, धीरू भाई, वो उस फैक्ट्री पर जाते हैं तो उससे कहते हैं मालिक से, भाई साहब ये खिलौने मुझे चाहिए, बोलो कितने के दोगे? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं ये जो है होल सेलर के लिए जो है मैं देता हूँ 40 पैसे का, 50 पैसे का, जैसा मेरा ग्राहक है। और बोले बाकी क्वांटिटी पे आधारित है। बोले साहब मैं आपसे खिलौने लूँगा 10 लाख, अब बताओ पैसे क्या है? ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दूंगा 25 पैसे का। अब आप देखिए 5 पैसे की गुणा थी, बड़ा मामला नहीं था। 30 पैसे में उसे बेचना था, 25 का उसने खरीदा और भाई साहब वो लाइन लग गई उसकी और उसने तमाम सारा रुपया तेल डालता रहा और इस पैसे से उसने भाई साहब बहुत मोटी रकम कर ली। और बहुत दिन बाद जब उसके पास मोटा रुपया हो गया तो उसने सोचा कि अगर अब मैं साहब से कह सकता हूँ अपने कि भाई ये पेट्रोल पंप मुझे दे दो। एक दिन मूड में थे, अच्छा मूड देख करके बोला कि सर जी ये पेट्रोल पंप मुझे दे दो, आपके पास तो बहुत सारे पेट्रोल पंप है, मेरे बच्चे पल जाएंगे। मालिक हंसा, बोले साला मजाक कर रहा है, इसके पास पैसे। बोले अच्छा तब तो तू ठीक है ले लियो। बोले ठीक है साहब। बोले साहब कितने का दोगे? बोले ठीक है तू ज़्यादा नहीं 10 लाख रुपए दे देना। तत्कालीन समय में 10 लाख रुपए आज के 10 करोड़ के बराबर हैं, लेकिन उसके पास तो और ज़्यादा रुपए थे। बोले साहब नगद लोगे या? बोले यार नगद लेंगे। बोले चलो कौन सी तहसील पे कराओगे रजिस्ट्री? उन्होंने कहा यार देख लो साला ये मजाक कर रहा है। बोले ठीक है कल चलेंगे कचहरी पर, रुपए लेके आना। उसे क्या पता था कि वो पहले ही इतना मामला इकट्ठा कर चुका है। भाई साहब 10 लाख रुपए लेके वो पहुंच गया सूटकेस में भर के। जब सेठ जी ने देखा तो दंग रह गए। लेकिन आज के लोग तो बेटा बेईमान होते हैं, लेकिन वो वचन वाला आदमी था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारे हैं और ये मेरा बहुत पुराना नौकर है, चल भाई दिया। 10 लाख रुपए लेकर रजिस्ट्री कर दी उसके नाम, पहला पंप खरीदा। आपने देखा होगा रिलायंस का आज ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें भाई साहब उसके पेट्रोल पंप नहीं है। आज सबसे बड़ी ऊर्जा का मालिक वो है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा के स्रोत भी उसी के पास हैं और सबसे बड़ी जिसकी वजह से आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस वीडियो को आप जो लॉन्च करेंगे, ये उसमें पूरा होल्ड कर रखा है। तो मेरा मतलब ये है, मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ अगर ये मेरी बात सुनेंगे तो उन्हें ये सीखना चाहिए कि छोटे से बड़ा आदमी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ है। 65 साल की उम्र में KFC वाले ने वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड बना रखा है। आज उसकी एजेंसियाँ बिकती हैं। तो कोई काम में शर्म नहीं करनी है। सबसे पहले तो छोटा बड़ा नहीं होता कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और सबसे पहले तो वो शर्म को त्याग दे, फलाना ऐसे कहेगा, वे ढिमके वैसे कहेंगे। तो ये तो देखो आज तक का इतिहास है। ये टांगे खींचने वाले तो जो हैं वो आज तक रहेंगे। आपकी सर आप नेटवर्क मार्केटिंग को भी कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कुछ कहा था, कुछ आपके कुछ देखो बेटा ऐसा है, मेरे विषय में थोड़ा हटके मामला, सबके साथ एक बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो मैं एजड हूँ, पहली बात, ठीक है, इससे सामने वाला मुझे मजाक नहीं बना सकता। दूसरा मैं एक जिला अध्यक्ष की हैसियत से हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी बात का वजन दुगना पड़ता है। तो ऐसा मैं उस बात पे मतलब ये चीज़ कहना चाहूँगा कि वो मेरे ऊपर ना जाए, क्योंकि मान लिया एक 25 साल का 18 साल का युवा इस काम को शुरू कर सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 18 साल की बात जो बंदा किसी के सामने करेगा तो हो सकता है कि वो लोग उस पर तर्क वितर्क करें, तो उससे होपलेस नहीं बनना। मैंने बड़ी उम्र में किया, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत उससे टिका रहना है, क्योंकि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं है, सब जगह मैंने जो है दर दर की ठोकरें खाई हैं। और एक बात जानकारी को बता दूं, हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट नहीं बचा है जिसमें आपका ये अंकल घूमा नहीं है। हर जगह की जाति ये वो सभी, जहाँ अपनी भाषा नहीं है,
कोई धर्म नहीं है, उन लोगों में भी मैंने बड़ा इज्जत से अपनी ज़िंदगी काट के, और ये तजुर्बे तो वही तजुर्बे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये युवा पीढ़ी है, निचोड़ आपने निकाला कि एक युवा पीढ़ी आम जनता के लिए एक नेटवर्क बहुत अच्छा सुनहरा मौका। बहुत ही अच्छा है, इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। मैंने इसमें जो है पैसा जो है अपने मेहनत से कमा करके जो बनाया, तो ये मैंने ज़ीरो लेवल पे, मुझ पे तो कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। फिर मैंने यही है कि अपनी कड़ी मेहनत करके इस चीज़ को किया है, तो कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से जो घबरा गया उसके लिए तो कोई बिजनेस, कोई व्यापार कुछ बना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इतनी बड़ी भी मेहनत नहीं है, कस्सी नहीं चलाना, फोड़ा नहीं करना, किसी की गुलामी नहीं करना, आप खुद के मालिक बनेंगे। मेरा एक शॉर्ट में ये विचार है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी बात को सुन रहा हो और मेरी बात को समझे, तो वो व्यक्ति जो है किसी का बड़ा नौकर बनने से एक छोटा मालिक बन जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। नेटवर्किंग सिखाती है मालिक बनना, ये मालिक बनना, क्योंकि आप आज़ाद हैं, आपको किसी की नौकरी तो करनी नहीं है, वहाँ आपको पाबंद रहना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। 10 घंटे 12 घंटे फैक्ट्रियों में नहीं देख रहे हो आप? मैं देख पा रहा हूँ, आज तो फैक्ट्रियों में भी नहीं मिल पा ITI करे हुए लड़के 10-10 हज़ार रुपए में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो तो उनके जी से पूछो। और आज 3 साल अगर इसमें मेहनत कर ली तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 40 से 45 हज़ार तो कहीं नहीं गए, समझे। और 2 साल और लगा लिए तो यही आमदनी लाख के प्लस जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में बस एक ही सवाल रहेगा सर आपसे, आपकी इस समय पे फिलहाल में टीम कितनी है नेटवर्क मार्केटिंग की? देखिए बेटा, टीम तो ऐसा है, टीम तो अब इतनी बन गई है, समझे, कि मेरी इस उम्र में मैं भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, फिर भी जो है आप समझो लगभग 500 लोग मेरी टीम के में काम कर रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपसे। इस टीम इस उम्र में एक जज्बा है एक टीम बनाने का, और टीम आपकी 500 प्लस की हो चुकी है। आज का युवा तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना कीमती समय दे करके युवाओं के लिए मुझसे मेरे जो विचार दिए हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट